बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इन दिनों इलेक्शन का बड़ा बड़ा जोर रहा। पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसके बाद आपने देखा सेनेट के इलेक्शन, और इस तमाम प्रोसेस में जो चीज़ हमने नोट की, ख़ास तौर पे मैं देखता रहा, वो है पैसे का इस्तेमाल, इखलाकी गिरावट। इखलाकी गिरावट तो बहर सूरत हमारी सियासत का हिस्सा रही है हमेशा से। हमें कायद आज़म की रियालत के बाद बदकिस्मती के बहुत अच्छे लीडर नहीं मिले। मुख्तलिफ वक्तों पे माशाल्लाह नाफिज हुए, माशाल्लाह लीडर्स, उन्होंने काम किया, लेकिन अपने अहद को तूल देने के लिए, लंबा करने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी के लीडर्स पैदा किए। अब चीज़ ये है कि ये जो कुछ भी होता रहा मुल्क में, एक तारीख़ है जो 72 साल की मौजूद है। हम उसको वक्तन फ़क्तन रिव्यू करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिस पे आदमी फ़ख्र कर सके। एक वक्त था कि शुरू में हमारी 60 की दहाई और 70 तक मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क में हालात बहुत अच्छे थे एक लिहाज से, माशी लिहाज से, और पाकिस्तान न सिर्फ दूसरे मुल्कों को कर्जा देने की पोजीशन में था, बल्कि एक खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ माशरा था हमारा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, मुल्क दो लख्त हुआ, और फिर यके बाद दीगरे ऐसी हुकूमतें आती गईं जो कि मुल्क को तरक्की की बजाय इन्हतात की तरफ लेके गई। बदकिस्मती कि हमें बहुत अच्छे लीडर नहीं मिले। इसमें मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ उन मिलिट्री लीडर्स को जिन्होंने हुकूमत संभाली और उन्होंने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए बाज़ ख़ानदानों को अपने साथ मिलाया। और वो लोग वही थे जो कि खुशामदी थे, जो बाद में उन्हीं को, उन लीडर्स को, मिलिट्री लीडर्स को वो दगा दे के हटे और फिर उन्होंने अपने लिए जगह बनाई, लेकिन अपने ख़ानदानों की परवरिश की, अवाम को कुछ ना मिला। जब आप अपने ख़ानदान को मुसल्लत करते हैं तो ये हो सकता है कि किसी ख़ानदान में कोई बहुत अच्छा लीडर मौजूद हो, लेकिन बिलउमूम यही होता है कि ये जो बादशाहत वाला सिलसिला चल निकलता है उसमें ख़राबियाँ पैदा होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सारे लोग आगे अच्छे हों। और अगर ख़ुद आप एक मयार से आगे नहीं थे, यानी आपकी अपनी शख्सियत में, आपके अपने किरदार में कमज़ोरियाँ थीं, लालच थी, पैसा बनाने का ख्याल था, मनी लॉन्ड्रिंग आप करते थे, शोहरत मांगते थे, खुशामद चाहते थे, अगर बहुत सारी ऐसी बातें आपकी हों सरिश्त में, तो उस माहौल में जो औलाद पलती है वो कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं पेश कर सकते। उनमें भी वो झूठ बोलने की आदतें, जाली कागजात बनाने की आदतें, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की लालच, ये सारी चीज़ें जो बचपन से घर में आंखें खोल के बच्चा देखता है वो उसकी शख्सियत में समा जाती हैं। लिहाजा ये बदकिस्मती होती है मुल्क की कि उसके अवाम में ये शऊर ना हो कि वो एक लीडर की, एक आदमी जिसने अपने आप को मुसल्लत किया, उसकी नीयत भांपें और उससे बचने की कोशिश करें, उसकी बजाय उसकी ग़ुलामी, फिर उसकी अगली औलाद की ग़ुलामी, फिर उस औलाद की ग़ुलामी। इससे बड़ी बदकिस्मती उस कौम की क्या हो सकती है जिससे अल्लाह ताला ये शऊर ले ले कि वो बजाय इसके कि अपने मुल्क में मेरिट की बुनियाद पे लीडर्स ढूंढे, वो एक ही ख़ानदान का ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारता है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पे 4-5 ख़ानदान ऐसे मुसल्लत हैं जो कि इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते रहते हैं। ये पुश्त दर पुश्त काम चल रहा है और आपके सामने है। आपने देखे कि इन लोगों के अमाल, इनके काम, यानी जितनी मनी लॉन्ड्रिंग, जितनी रिश्वतें, जितनी कमीशन खाई गई, वो सब इनकी नज़र में है, इन बच्चों को पता है, लेकिन वो कभी भी इन चीज़ों से हटने का सोच भी नहीं सकते। मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये जो माहौल आज है ये तकलीफ देह है। हमारे लोग सादा लोग हैं, गुर्बत भी है, कभी छोटी मोटी लालच में आके वोट दे देते हैं, कभी किसी की खुशामद में आके, कहीं बरादरी की वजह से, ये सब वो चीज़ें हैं
جو قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی یوسف رضا گیلانی الیکٹ ہوئے، اور ان کے بارے میں جو کچھ عوام میں پتہ ہے، جو ہم جانتے ہیں، بہت کچھ تو شاید ہم نہ جانتے ہوں، لیکن بہت کچھ ہم جو جانتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے اوپر انسان فخر کر سکے یا خوش ہو سکے کہ آپ نے کسی اچھے آدمی کو سینٹ میں بھیجا ہے۔ پچھلے دنوں ایک امریکی خاتون سنتھیا رچی یا کچھ ایسا نام تھا، اس نے بھی الزام لگایا، اور اس نے الزام لگایا کہ یہ قصر صدارت میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، اور بہت ساری چیزیں۔ بدقسمتی کہ آدمی کیا ذکر کرے، لیکن بہت ہی ایسی باتیں منسوب ہیں جو کہ دل کو اچھی نہیں لگتی، وہ باتیں کرنی بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ ہے معیار ہمارا۔ میں بات کرتا ہوں ایوب خان کے دور کی، جہاں انہوں نے 8-9 سال میں ذوالفقار علی بھٹو کو پروان چڑھایا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں 2 باتیں بتاؤں گا۔ وہ اپنی جوانی سے ہی اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے تھے، خواہش مند تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، کہ سکندر مرزا جب صدر تھے تو وہ ان کو کسی نہ کسی طرح اپروچ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جا کے قصر صدارت میں ریسیپشن کے اوپر وہ لکر کا ایک کریٹ وغیرہ چھوڑ آتے تھے مختلف وقتوں پہ، اور ساتھ گڈ ول کا کارڈ لگا دیتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ دیکھا سکندر مرزا نے کہ یہ کوئی شخص ہے جو میرے لیے بڑی گڈ ول رکھتا ہے، تو انہوں نے پھر ان کو محل میں اپنے قصر صدارت میں بلانا شروع کیا، جہاں ان کی ملاقات ہوئی نصرت بھٹو وغیرہ سے بھی، جو بعد میں شادی پہ منتج ہوئی۔ تو یہ ایک آپ سوچئے کہ ترقی یا اوپر آنے کا رستہ، یہ ایک ذہین آدمی تھے، سمجھدار تھے۔ پھر جب انہوں نے ایوب خان سے علیحدہ ہو کے پارٹی بنائی، تو وہ پارٹی بنا کے مختلف لوگوں کو کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ان کی پارٹی میں شریک ہوں، تو انہوں نے جا کے اصغر خان کو کانٹیکٹ کیا۔ اصغر خان اس وقت ریٹائر ہو کے 1-2 سال گزر چکے تھے، اور اپنی پارٹی بنانے کے چکر میں تھے، تو ان کو جا کے کانٹیکٹ کیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں۔ اصغر خان کا یہ انٹرویو چھپا نیوز ویک میں، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا منشور ہے کیا؟ تو اصغر خان کہتے ہیں کہ وہ بتانے سے گریزاں تھے، لیکن بہرحال جب میں نے بہت انسسٹ کیا کہ اپنا منشور بتائیں پارٹی کا، تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں نے پاکستان کے عوام کو اگلے 20 سال بے وقوف بنانا ہے، اور یہ کام ایک مینیفیسٹو کے ذریعے ہوگا، وہ ہم بنا لیں گے۔ تو اصغر خان کہتے ہیں کہ میں حیران اور ہکا بکا رہ گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ پارٹی نہیں جوائن کروں گا۔ تو انہوں نے آخر دن تک اپنی پارٹی تحریک استقلال کو ہی چلایا۔ ایک ایماندار آدمی تھے، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جتنا بھی کچھ کر سکے انہوں نے کیا، لیکن پیپلز پارٹی میں نہیں گیا۔ پھر اسی طرح ان کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح آصف زرداری قابض ہوئے، اور جو آصف زرداری صاحب کے بارے میں روداد خان صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں کمشنر تھا کراچی کا، اور مجھے بڑا زبردستی لے جایا گیا بمبینو سینما میں پکچر دکھانے کے لیے، اور وہ لے کے گئے حاکم علی زرداری، اور وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کی بات کی، تو میں نے کہا کدھر ہے بیٹا، ملائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی اندر بکنگ آفس میں ٹکٹیں دے رہا ہے، ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جب وہ وہاں سے فارغ ہو جاتا تو پھر آ کے ملواتے ہیں۔ یہ شخصیت، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی محترمہ بے نظیر سے شادی ہوئی، اقتدار مل گیا، مسٹر 10% کہلائے۔ یہ ساری چیزیں مشرف کو پتہ تھیں، اور مشرف ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر گئے کہ این نارو دے کے ان کو ملک کا صدر بنوا گئے۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے ہر طرح کوشش کر کے نواز شریف کو پروان چڑھایا، اور اتنا ان کو سر پہ بٹھایا کہ بالآخر وہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست پہ حاوی ہو گیا۔ اسی خاندان میں مشترکہ کاروبار کے ان کے کزن جو مشترکہ کاروبار کرنے والے تھے، میاں سراج کے بیٹے ہوں یا دوسرے، وہ تو نہ بڑھ سکے آگے، وہ تو وہیں کے رہے۔ جو سیاست میں آ گئے ان کے آپ دیکھیں اثاثے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اور پھر وقت آیا جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا
तो जाली कागजात जमा कराए गए, जाली एफिडेविट दिए गए, और झूठ तो सुबह से शाम, बच्चों के भी, बेटी का देख लें, सबके झूठ सामने आते हैं। ये हमारी सियासत का अलमिया है। अब ये जो मुश्किलात हमें देखनी पड़ रही हैं, ये इसलिए हैं कि इनके साथ इनको परवान चढ़ाने वाले लोग वो भी उतने ही मफाद परस्त और उतने ही घटिया होते हैं। मुझे इस चीज़ का एक तजर्बा हुआ उस ज़माने में। मैं मुल्तान में पोस्टेड था जिस ज़माने में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी जानी थी। एक दिन पहले मुझे हुक्म मिला कि आप जाके, तो मुल्तान शहर में मुझे चंद लोगों का बताया गया कि ये लीडर हैं, MNAs हैं और पीपल्स पार्टी से हैं, तो इनको ज़रा चेक कर लें, देख लें। ये ना हो कि ये लोग कल को जब फैसला आए अदालत का तो ये कोई मसला खड़ा करें। फैसला सुनाया जाना था। एक साहब जो वहाँ पे MNA, अब वो जिंदा नहीं हैं, मैं उनसे मिला तो उन्होंने, वो बड़े नज़रियाती किस्म के इनके फॉलोअर लगते थे, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर निकल के मारे खाएं, हम तो जब तक थे, इक़्तिदार था, साथ थे, ठीक है, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो बात ख़त्म हो गई, फिर हम अपना आगे कैरियर चलाएंगे। इसी तरह एक साहब और थे जिनको मैं जाके मिला, वो पीर साहब थे गालिबन, मिट्ठू करके कुछ नाम था। मैं जब गया तो वो बाहर से कहीं से आ रहे थे, जब अपने अहाते में दाखिल हुए तो अहाते के अंदर दोनों तरफ लाइन लगाई हुई थी, उनके मुरीदों ने बेशुमार थे और हर कोई उनके पांव पे गिरता जाता था। मुझे वो लेके अंदर अपने दीवान में गए और जब मैं वहाँ बैठा तो मैंने उनसे अपने आने का मुद्दा बयान किया। मैंने कहा जी ये है, हम चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दी जाए, वरना ये मसला ना खड़ा करें आप लोग, यहाँ पे कोई ऐसा इशू ना हो कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। तो मुझे कहने लगे कि जनाब आपने ये देखा कि लोग मेरे पाँव पे किस तरह गिर रहे थे? मैंने कहा जी हाँ देखा। तो उन्होंने कहा जी हमें तो हर हुकूमत के साथ होना पड़ता है ताकि ये लोग पाँव पे गिरते रहें। अगर हम इक़्तिदार के साथ नहीं होंगे तो ये तो हमारे मुंह पे चांटे मारेंगे, ये पाँव में गिरेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो थानेदार भी चाहिए होता है, हमें पुलिस के साथ साथ तहसीलदार की भी ज़रूरत होती है, तो हम इक़्तिदार में होते हैं तो ये सारा कुछ होता है। तो आप बेगम होके, बेफिक्र होके चले जाएं, भुट्टो साहब जाने और उनका काम जाने, हम आपके साथ हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। और यही वो चीज़ है जो आज आप देख रहे हैं, सियासी वफादारियां। हम किसी को लोटा कहते हैं, किसी को कुछ, लेकिन इस मुल्क की सियासत है गंदी और बड़ी बेरहम। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे। ये मुल्क ठीक उसी वक्त होगा, इसमें बेहतरी उस वक्त आएगी जब हम समझेंगे कि हम दुनिया में रह के बिल आखिर अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। अगर ये सोच नहीं होगी तो दुनियावी चीज़ों का तो खौफ नहीं है, इस वजह से कि वो आप किसी न किसी तरह अपनी प्लानिंग के ज़रिए अपने हक में कर लेते हैं, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, मुल्क के लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ऐसे शरपसंदों से, ऐसे मतलबी लोगों से, ऐसे करप्ट लोगों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और अपनी रहमतों की बारिश रखे। लेकिन ये अवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो लोगों की नीयतें, उनके अपने अमाल, ये जांच के, देख के अपने लिए लीडर चुने। लीडर आपके घरों में है। ये हो नहीं सकता कि किसी गरीब आदमी, किसी छोटे आदमी का बच्चा लायक ना हो। ये हो नहीं सकता कि किसी आम आदमी का बेटा और उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ ना हो। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ जो ख़ानदान मुसल्लत हैं वो आपको दम नहीं लेने देते, और बेवकूफ़ अवाम हैं जो उनके पीछे तालियां बजा रहे हैं। हो सकता है कि कल में ये तालियां बजाने वाले अगर अपने घरों में देखें और अपने बच्चों को परवान चढ़ाने की कोशिश करें तो इन्हीं में से मुल्क को अच्छे लीडर मिलें, उनके लिए भी बाइस इज्जत हो और मुल्क के लिए भी बाइस रहमत हो। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।